डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद के सिंगल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग दी एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, राइट। वन बाय वन हम एक डिस्कस कर लेते हैं। पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, अब आपको पता है कि जैसे जैसे किसी भी रिएक्शन के अंदर हम एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि रीज़न ये है कि अगर एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो एक्टिव साइट्स जो हैं उनके नंबर्स बढ़ेंगे। ठीक है, एक्टिव साइट के जब नंबर बढ़ेंगे तो सबस्ट्रेट को वाइंड होने के लिए एक्टिव साइट्स फ्रीली अवेलेबल होंगी। ठीक है, जिससे कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम अगर इंक्रीज होती है तो एक्टिव साइट इंक्रीज होती है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, दैट मीन्स टर्नओवर नंबर विल बी इंक्रीज। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इसको मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ आपके साथ। ठीक है, थर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है, हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ठीक है, हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ठीक है, जनरली ये देखा गया है कि मोस्ट ऑफ एंजाइम अगर मैं इस एक्स एक्सिस पर मैं टेम्परेचर ले लेता हूँ और वाई एक्सिस पर मैं ले लेता हूँ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये देखा गया है कि मोस्ट ऑफ एंजाइम जो हैं 35 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में मैक्सिमम या यू कैन से ऑप्टिमम वेलोसिटी शो करते हैं। ठीक है, तो जो ग्राफ आता है इट इज़ लाइक ए वेल शेप। कैसा आएगा? वेल शेप आ रहा है। मान लीजिए यहाँ मैंने 0 से स्टार्ट किया और यहाँ मैंने ले गया हूँ 100 डिग्री और यहाँ मान लीजिए अराउंड 40 डिग्री के आसपास है। तो दिस इज़ अ ऑप्टिमम टेम्परेचर। मीन्स ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या हो गया है? 35 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो सबस्ट्रेट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज होती है, जिससे उनके बीच में कॉलिजन ज़्यादा होगी। जब कॉलिजन ज़्यादा होगी तो वहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसी वजह से स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर द रिएक्शन वेलोसिटी विल बी इंक्रीज। ठीक है, चलो इसको एक कंसेप्ट से समझते हैं। जैसे कि आपको पता है गर्मियों के दिन में, गर्मियों का भी टाइम आने वाला है। ठीक है, तो गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा जो फूड जो होता है हमारा जल्दी स्पॉइल हो जाता है। रीज़न, क्योंकि उस टाइम पर जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, इसलिए जल्दी स्पॉइल हो जाता है। उसी तरह से आपको एक कंसेप्ट पता होगा कि रेफ्रिजरेटर क्यों यूज़ करते हैं, वहाँ पर फूड स्पॉइल क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसमें टेम्परेचर ऑलमोस्ट 10 से भी बिलो होता है। ठीक है, अब 10 से जब बिलो टेम्परेचर होगा तो जो बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी काफ़ी डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए हमारा जो फूड है वो स्पॉइल नहीं होगा। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है फॉर दी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, एंजाइमेटिक फंक्शनलिटी के लिए। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो क्या होता है कि जो एंजाइम के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड हैं, जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज डीनेचुरेशन। ठीक है, अगर मैं मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड अगर जा रहा हूँ, ठीक है, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए आप यहाँ पर जाकर के वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, क्लियर बात है, समझ में आ गया। एक होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट। क्या है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या कहता है कि अगर मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड एक साथ टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, इफ आई इंक्रीज द 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एट ए वन टाइम, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इट विल बी इंक्रीज बाय 2 to 3 टाइम्स। जो रेट ऑफ
रिएक्शन है वो 2 से 3 डिग्री तक बढ़ जाती है, ठीक है, 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाती है, ठीक है। इट इज़ ए लिमिटेड एक्सटेंस, मीन्स केवल और केवल 50 डिग्री तक ही ये कंसेप्ट चलता है। 50 डिग्री के बाद ये टेम्परेचर कोफिशिएंट काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हर एंजाइम के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट अलग अलग होता है, ओके। नाउ मैंने बताया कि दैट इज ए ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये क्या है? ऑप्टिमम टेम्परेचर है फॉर अ वर्किंग ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। बट कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो कि मोर देन 100 डिग्री टेम्परेचर पर भी वर्क करते हैं। दैट इज जो एग्जाम्पल है दैट इज टैक पॉलीमरेज। क्या है? टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वर्क करता है, ठीक है। इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वर्क करती है। उसी तरह से आप देखिए जो यूरिएज होता है, क्या है? यूरिएज जो एंजाइम है, ठीक है, ये भी नियर अबाउट 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक वर्क कर लेता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट हुआ हमारा टेम्परेचर का, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। अब है इफेक्ट ऑफ पीएच। बच्चों पीएच का भी मामला सिर्फ ऐसा ही है, ठीक है, कि पीएच के अंदर क्या होता है? पीएच होता क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ऑप्टिमम पीएच देखी गई है कि मैक्सिमम एंजाइम के लिए ऑप्टिमम पीएच जो है इट इज अराउंड 7। मीन्स न्यूट्रल पीएच पर मैक्सिमम एंजाइम वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो कि बिलो 7 पीएच पर भी अच्छे से वर्क करते हैं, लाइक योर पेप्सिन, ट्रिप्सिन। पेप्सिन देखिए आप, पेप्सिन एक प्रोटीलाइटिक एंजाइम है, ठीक है, जो कि कहाँ से सीक्रेट होता है? ऑक्जेंटिक सेल ऑफ दी और स्टमक, ठीक है, और वो अराउंड 1.22 पीएच पर काम करेगा, ठीक है। तो एसिडिक पीएच पर काम कर रहा है। उसी तरह से आप देखिए ट्रिप्सिन एक एल्कलाइन पीएच पे वर्क करता है, नियर अबाउट 8 to 8.4, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो एंजाइम्स होते हैं वो न्यूट्रल पीएच पर वर्क करना पसंद करते हैं। देखिए अगर हम क्या पीएच बढ़ा रहे हैं, ठीक है, मीन्स हम अगर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, मीन्स एसिडिटी बढ़ा रहे हैं, तो होता क्या है? क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ दी एमिनो एसिड्स, और एमिनो एसिड्स पर होते हैं दोनों चार्ज, प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज, मीन्स दे एक्ट एज ए ड्यूटेराइन, ठीक है। तो जैसे ही आप एसिडिटी या बेसिसिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि वहाँ से एमिनो एसिड से इट कैन रिसीव दी प्रोटॉन और इट कैन डोनेट दी प्रोटॉन, तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकती है। इस वजह से अगर हम पीएच की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, देखिए इस ग्राफ को मैं से लेता हूँ, दैट इज ए न्यूट्रल पीएच। अगर हम इधर की तरफ जा रहे हैं 14, उधर की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 7 इज ए ऑप्टिमम पीएच। और ऊपर अगर हम जाएंगे मतलब बेस बढ़ेगा तो जो वेलोसिटी है वो घटने लग जाएगी, और विलो ऑफ दैट 7 से कम भी अगर जाएंगे तो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी काफ़ी स्लो रहेगी, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। देखिए जैसे जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, ठीक है, तो एक रिएक्शन के अंदर रिवर्स रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। दैट इज़ फीडबैक या एलोस्टेरिक इनहिबिशन हम जिसको कहते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। देखिए एंजाइम सबस्ट्रेट बना, ठीक है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है, फिर से बनेगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और ये हमारा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। ये अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इस एंजाइम को एलोस्टेरिक इनहिबिट कर देगा, ठीक है, जिससे कि हमारे रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स। सो मेनी एंजाइम्स वर्क अंडर द मेटेलिक आयंस। कुछ और मैक्सिमम एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं? मेटेलिक आयंस ही होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एटीपेज एंजाइम जो है,
एटीपी एंजाइम आपको पता है द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसके लिए क्या चाहिए मेरे को, मैग्नीशियम आयन चाहिए, समझ में आ रही है। इसी तरह से कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो होता है उसके लिए जिंक चाहिए, Zn+2। इसी तरह से अगर हम बात करें सलाइवरी एमाइलेज की बात करें तो इसके लिए हमको क्लोराइड चाहिए। तो दीज आर द एक्टिवेटर्स, ठीक है। तो जब एक्टिवेटर होगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी फास्ट होगी, समझ में आ रही बात। तो दीज एक्टिवेटर विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। तो दीज आर दी फ्यू फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। बच्चों देखिए, आपको पता है कि एंजाइम के ऊपर जो एक्टिव साइट्स हैं, जो एक्टिव साइट्स हैं, मींस आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, ठीक है। मींस जितनी एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स हैं या यू कैन से एक्टिव साइट्स हैं, तो कोई भी एंजाइम उतनी ही वेलोसिटी शो कर सकता है। मैं इसको डायग्राम से समझाता हूं। मान लीजिए ये कोई एंजाइम है, ठीक है, ये कोई एंजाइम है, ठीक है। अब इस एंजाइम के ऊपर मैं मान लीजिए ये एक्टिव साइट्स हैं, दीज आर दी एक्टिव साइट फॉर दी सबस्ट्रेट, ठीक है, ये एंजाइम है। अब कोई एंजाइम मैक्सिमम वेलोसिटी कब शो करेगा, जब उसकी सारी की सारी सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट जो हैं, एक्टिव साइट जो हैं, वो क्या हो गई, ऑक्यूपाई हो गई है थ्रू दी सबस्ट्रेट। अब आप चाहते हैं कि मैं सबस्ट्रेट और बढ़ाता जाऊं, क्या कर रहा हूं मैं, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ाता जा रहा हूं। अब रिएक्शन या यू कैन से वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन विल नॉट इंक्रीज, अब नहीं बढ़ेगी। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर मीन्स एंजाइम के ऊपर जितनी भी बाइंडिंग साइट्स थी वो सारी की सारी ऑक्यूपाई हो चुकी है। तो इसीलिए देखिए आप, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जब हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जो ग्राफ आता है, देखिए आप, इनिशियली देखिए आप हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, उसके बाद देखिए एक क्या हो गई, बिल्कुल पैरेलल हो गई है, मीन्स स्टैग्नेंट हो गई है। अब यहाँ से देखिए आप, अब आप कितनी ही बढ़ा लीजिए हैं, मतलब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप बढ़ाते भी हैं तो इससे ज़्यादा आपकी वेलोसिटी अब इंक्रीज नहीं होगी। रीज़न क्या है कि अब सारी की सारी जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट हैं एंजाइम के ऊपर सारी की सारी ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। ये बात क्लियर है, ठीक है, ओके। नाउ इसी कंसेप्ट को समझने के लिए, ठीक है, माइकलिस मेंटेन ने एक कांस्टेंट दिया था। क्या कहता है ये, देखिए इसको समझते हैं। मींस जब सारी की सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो जाती हैं एंजाइम के ऊपर, ठीक है, तो दैट टाइम तो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, दैट इज वी मैक्स। इसको क्या कहेंगे हम, बी मैक्स, ठीक है, क्लियर है। और सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन जहां पर एंजाइम बी मैक्स वाई हाफ शो करता है, मींस हाफ वेलोसिटी को शो करता है, ठीक है। सबस्ट्रेट की वह कंसंट्रेशन जहां पर एंजाइम अपनी एक्टिविटी को क्या कर रहा है, हाफ शो कर रहा है, ठीक है। उस कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। के का मतलब कांस्टेंट, एम का मतलब है माइकलिस मेंटेन दो अलग साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने क्या बताया है कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी, सीधी सी बात है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जहां पर वो क्या शो कर रहा है, हाफ वेलोसिटी, ठीक है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। तो मैं कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम वाउंड, ठीक है, यहां पर क्या हो गए हैं कि एंजाइम के हाफ मॉलिक्यूल्स वाउंड हो चुके हैं, मींस आधी सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स ऑक्यूपाई हो चुकी है। अब देखिए, जब सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स ऑक्यूपाई होती चली जाती हैं किसी भी एंजाइम पर, ठीक है, तो आपको पता है कि उसकी एक्टिविटी भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, उसका टर्नओवर नंबर भी कम होता चला जाएगा। क्योंकि देखो, एक्टिव साइट जब बाउंड होने लगेंगी, एक्टिव साइट क्या होने लगेंगी, बाउंड होने लगेंगे, तो धीरे धीरे उसका क्या हो जाएगा, टर्नओवर नंबर कम होता चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फ्री एक्टिव साइट कम होती जा रही हैं, ठीक है ना।
देखिए इसी को मैं अगर केमिस्ट्री की फॉर्म में, अगर केमिस्ट्री में आप रिएक्शन पढ़ते हैं, देखिए उसी के अकॉर्डिंग में लिखा हुआ एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और आगे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये के क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट क्या हो, K1, और यहाँ रिवर्स रिएक्शन भी हो सकती है तो इसके लिए क्या हो, K2, और यहाँ प्रोडक्ट बनाने के लिए जो वेलोसिटी कांस्टेंट है वो क्या हो गया, K3। तो जो माइकलिस कांस्टेंट क्या कह रहा है, K2 + K3/K1। ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसी को मैं अगर वेलोसिटी के अंदर कन्वर्ट करूँ, ठीक है, तो दैट इज Vmax। इंपॉर्टेंट है बेटा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। Vmax × सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Km + सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, देखिए अगर B = क्या है मेरा, Vmax/½ हम क्या कर रहे हैं इसमें, Km की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जब Vmax क्या होगी, ½ तो मैंने यहाँ Vmax ½ की वैल्यू डाल दी है, B की जगह मैंने क्या लिख दिया, Vmax/½ ठीक है। इस Vmax/½ को अगर मैं पुट करता हूँ तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते तो देखिए क्या होगा, इधर देखिए आप 2 इधर चला जाएगा तो ये क्या होगा, 2 Vmax/, और इधर और ये हो गया सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और ये देखिए ये वैल्यू इधर चली जाएंगी तो Km + सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और Vmax इधर की तरफ आ गया है, ठीक है। इसी को देखिए आप, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 2 Vmax है, ठीक है, और यहाँ Vmax है, ठीक है। तो Vmax से Vmax क्रॉस हो गया तो यहाँ क्या बचा, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और देखिए अब इसको सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर 2 सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, तो एक को माइनस कर देंगे तो क्या जाए, Km = सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये Km क्या कर रहा है, ये Km किस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रहा है, जहां पर क्या है, Vmax/½ देखिए Vmax/½ हमने यहाँ पुट किया है, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट जिसको हम कह रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स द कंसंट्रेशन एट विच द एंजाइम शो द हाफ वेलोसिटी। एंजाइम क्या कर रहे हैं, हाफ वेलोसिटी को शो कर रहे हैं। तो देखिए इसी को अगर ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में अगर आता है, ये क्या शो कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एट विच द वेलोसिटी विल बी द हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। तो Km किसकी प्रॉपर्टी है, Km इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की प्रॉपर्टी है, एंजाइम की फीचर है, ठीक है। लेकिन Km की वैल्यू किससे अफेक्ट होती है, मीन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है। एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन से Km की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये बात आप दिमाग में डाल लेना, ठीक है। मीन्स Km की जो वैल्यू है किससे अफेक्ट हो रही है, दैट इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, ठीक है, Km की वैल्यू भी बढ़ेगी। Km की वैल्यू बढ़ेगी तो मीन्स जो एंजाइम के ऊपर बाइंडिंग साइट्स हैं वो कम होंगी। अगर वो कम होंगी तो टर्नओवर नंबर भी कम होगा, टर्नओवर नंबर कम होगा तो यील्ड भी हमारी कम होगी। इसी को मैंने देखिए आप, Km अगर बढ़ रहा है तो इट हैव बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेशनशिप। Km इंक्रीज होगा तो एक्टिव साइट डिक्रीज होंगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी और टर्नओवर नंबर भी डिक्रीज होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो Km किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इट रिप्रेजेंट द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बच्चों आपको ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में डाल लेना है। Km इंक्रीज होगा मीन्स Km का मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट दी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और Km हर एंजाइम के लिए एक Km की फिक्स वैल्यू है, ठीक है, हर एंजाइम के लिए Km की क्या रहती है, एक फिक्स वैल्यू रहती है, ठीक है, जिसको हमें माइंड में सेट करके रखना है, ठीक है। और दूसरी बात, Km बढ़ने पर ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, अफेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो बच्चों यही कंसेप्ट आगे आपके काम आने वाला है, किसके अंदर, एंजाइम इनहिबिशन के अंदर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर Km बढ़ता है या घटता है, नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, ठीक है, एलोस्टेरिक इनहिबिशन में क्या होता है, इस सारा कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो काफ़ी
इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज ये है माइकलिस मेंटन इक्वेशन। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये ग्राफ कैसा है बेटा, इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है आपके साथ, फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं, ये वेल शेप ग्राफ ध्यान रखना है, जो पीएच के इफेक्ट पर भी सेम ग्राफ आता है और टेम्परेचर के इफेक्ट पर भी सेम ग्राफ आता है। ओके, इसके अलावा व्हाट इज केएम, ठीक है, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, उसकी ये क्वेश्चन, इसको आप बिल्कुल एमटीआर कर लें, दिमाग में डाल लें। ठीक है, इस वाली क्वेश्चन को आपको दिमाग के अंदर सेट कर लें, और ये रिलेशनशिप। ठीक है, ये तीन चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट से आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप बच्चों आज का जो हमारा पर्पस था टू अंडरस्टैंड दी माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, इट इज़ क्लियर। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कुछ भी फिर भी डाउट है, प्लीज़ राइट डाउन द कमेंट्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, अगर आपको इनसे बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, और फॉरवर्ड माई चैनल टू योर कोलीग्स एंड योर फ्रेंड्स। थैंक यू।